why people are not investing in stock? जो इसका कसूरवार है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है. सो बेसिकली हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया गया है कि आप हार्ड वर्किंग करके हमारे जैसे फ्री थिंकर्स हैं उनके लिए आप काम करें. आज के बारे में मुझे बताएं. अभी भी स्टॉक मार्केट नीचे चल रही है. चलें, यूएस की भी गई नीचे, हमारी भी गई नीचे. सो आज विच इज़ द सेक्टर यूड लाइक टू सजेस्ट? तो लॉजिकली अगर हमें हर इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए कि कोई ऐसा सेक्टर जिसके लिए बूस्ट अवेलेबल हो. ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए तो उसमें सबसे पहले क्या होना, रेवेन्यू, आपका सेल तो ग्रो करनी चाहिए. दूसरी बात ये है कि आपका जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए. तीसरी चीज ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा मसला करती हैं. एंड व्हाट अबाउट दुबई स्टॉक मार्केट? हाय, आई एम अमार एंड आई वाज हियर ऑन हसल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मैं यहाँ पे आया था और मुझे बहुत मज़ा आया और आप लोग भी कंटेंट को फॉलो करते रहा करें. बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम अमार. जी वालेकुम सलाम. आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. और सो सरमाया फाइनेंशियल्स के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है. आपने इतना कुछ सिखाया है एंड सो आई वांट टू टेल द ऑडियंस आल्सो कि ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स एट सरमाया फाइनेंशियल्स. को फाउंडर भी हैं, है ना? को फाउंडर भी हैं. ओके, सो हमने लई का पॉडकास्ट अभी रिलीज़ किया है कुछ टाइम पहले ही. और अम्मार ना सिर्फ को फाउंडर हैं या फिर वीपी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि वो जो कोर्सेज सरमाया में होते हैं उनमें वो कोर्स इंस्ट्रक्टर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सिखाते हैं. बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं. लई को भी उन्होंने सिखाया है. लेकिन हमें ये जानना है कि अम्मार ने किससे सीखा है, क्या क्या सीखा है. एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अम्मार यासीन. सो अम्मार इज़ द लम्स ग्रेड. इतना पता है हमें. अब हम इसके आगे हमें जानना है. सो सबसे पहले बताएं, हाउ इज़ पाकिस्तान ट्रीटिंग यू राइट नाउ? माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल. जैसे आपने बताया कि आई एम ऑल्सो को फाउंडर एट सरमाया वीसी इन्वेस्टमेंट्स सरमाया फाइनेंशियल्स. तो बेसिकली हम जो पैसा बना भी रहे होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट्स भी आगे कर रहे होते हैं, जो बेसिकली हमारा गोल भी है कि सिर्फ हमने सिखाना नहीं है बल्कि सिखाने के साथ साथ हम खुद उसको अप्लाई भी कर रहे होते हैं. और वी आर डूइंग माशाल्लाह गुड. हमारे रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने हैं. यू हैव टेकन माई कोर्स, सो आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी वर्थ क्या है. और आगे इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा मज़ीद भी डिस्कस करते हैं. आई एम ए लम्स ग्रेजुएट. बैक इन 2011 मैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. उसके अलावा आई डिड अ specialization in investment management from University of Geneva. So it was online specialization. उसके बाद then I started building my all own algorithms या bots वगैरह, और उसके बाद ये कोर्स लॉन्च किया था. तो जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है बेसिकली इसके बारे में मुझे जानना था कि फैमिली में क्या पेरेंट्स, फादर वगैरह इन्वेस्ट करते रहे हैं? No, पहले पेरेंट्स जो हैं मेरे जो इन्वेस्टमेंट करते रहे थे वो सेविंग अकाउंट्स के तहत करते रहे. तो दे ओनली न्यू के इस टाइम जो है आपको फिक्स इनकम तकरीबन 15% का रिटर्न दे रही है, 20% का रिटर्न दे रही है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दो. अदर देन दैट स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट उनको नहीं पता था. अच्छा, तो फिर आपको कहाँ से ये जज्बा चढ़ा? सो बेसिकली अच्छा यहाँ पे दिस इज़ अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सबको बताता चलूँ कि इन द लास्ट 25 ईयर्स द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड 95x, यानी कि 95 टाइम्स उसने रिटर्न दिया विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ 20% पर ईयर. दिस इज़ द ह्यूज, आप कह लो कि गेन, जो कि इंटरनेशनली इतना गेन बाकी मार्केट में देखा नहीं जाता. अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आप 20% तो बता रहे हो लेकिन इन्फ्लेशन का भी बताएं ना कि महंगाई कितनी गई है. तो इस टाइम पे अगर एसेट क्लास वाइज देखा जाए, रियल जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ द बेस्ट कैपिटल मार्केट टू इन्वेस्ट, और जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बना है पिछले 25 साल के अंदर. दैट हैज़ बीटन रियल एस्टेट एज वेल, गोल्ड एज वेल, योर डॉलर एज वेल, फिक्स इनकम एज वेल. और इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो पर ईयर जो थी वो तकरीबन ऑन एवरेज पाकिस्तान की 9% रही हुई है, लेकिन आपकी स्टॉक मार्केट उसको भी बीट करती है, 20% रिटर्न. सो दिस इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट टू मी, मुझे जब ये समझ आया था कि यार ये तो ओवरऑल ये एक मार्केट है जहाँ पे देयर मल्टीपल बिजनेसेस आउट देयर, और उसमें आप किसी भी बिजनेस के साथ ओनरशिप आप मेंटेन कर सकते हो या उसमें जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आप सिमिलरली वही काम कर रहे हो कि एक बिजनेस जो है वो जो बिजनेस चला रहा है
उसने देखा कि मेरी एक प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट में वो मार्केट में ले आए, वट एवर द प्रोडक्ट इज। वो आइसक्रीम बेचता है तो उसकी समर में बहुत अच्छी आइसक्रीम बिकेगी, ठीक है, विंटर में नहीं बिकेगी। विंटर में है तो आप लेट्स सपोज के किसी का क्विल्ट का या कंबलों का काम है या इस तरह का काम है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा बिकेगा। तो उसमें क्या हो गया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इफ़ आई इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, मैं गर्मियों के हिसाब से भी मतलब 3 महीने 6 महीने के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर एक अच्छा बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, या उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल है, ठीक है, सो मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपना बिजनेस नए सिरे से स्टार्ट करूँ, मुझे 5 साल लगें उसको बिल्ड करने में, फिर उसके मैंने कैपिटल इंजेक्ट किया हुआ है, उसका मुझे प्रॉफिट जो कैश रिसीव होगा उसको री इन्वेस्ट करूँगा, 5 से 6 साल के बाद जाके प्रॉफिटेबल होगा। तो बजाय इसके कि मैं इतनी मेहनत करके वो काम करूँ, वाई नॉट, मैं ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, तो साथ साथ में यहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अच्छा, मैं ये वैल्यूशन का भी थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करता चलूँ। 95x लोग कहते हैं बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, और मार्केट ने पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे दिए, 120%, 130%, इट्स स्टिल अप, ठीक है। वैल्यूशन वाइज अगर देखा जाए तो देयर इज अ मैट्रिक्स कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग्स, ठीक है। ये किसी भी जगह आप फाइनेंशियल एनालिसिस में जाओगे, पढ़ोगे, तो हमेशा आपको ये एक मैट्रिक बताया जाएगा कि आप प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ द मार्केट देखो। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी लेट्स सपोज एक कंपनी की अर्निंग 1 रुपी है, तो आप उसके बदले में कितनी प्राइस उसको देना चाहते हो, ठीक है। इस टाइम पे तो पाकिस्तान की मार्केट की प्राइस अर्निंग्स है वो तकरीबन 6 to 7 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी 1 रुपी की अर्निंग कर रही है तो आप 6 से 7 रुपये उसको देने को तैयार हो, ठीक है। लेकिन इसको देखने का क्राइटेरिया ये होता है कि पिछले 25 साल के अंदर ये रेट नंबर था, ये कितना हाई था या कितना लो था। तो जो जितना हाईएस्ट इसका रहा है पाकिस्तान मार्केट का, दैट इज़ अराउंड 13 to 14 प्राइस अर्निंग। इस टाइम पे हमारी मार्केट 6 to 7 है, और एवरेज जो है, जो अगर पिछले 25 साल की एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 8 to 9 है। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हमारी मार्केट का जो रेट बनता है, ये जो इंडेक्स बनता है, दैट शुड बी अराउंड 130-140 के राउंड अबाउट एवरेज के लिए। अभी ये एवरेज की बात हो रही है, और अगर आप ऑल टाइम हाई पे जाएं तो 13-14 प्राइस अर्निंग्स है, तो ये तकरीबन आपको 2 के पास इंडेक्स बनना चाहिए, 180 या 2 के दरमियान। और इस टाइम पे अगर ये भी मैं बताता चलूँ कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ अराउंड 28 प्राइस अर्निंग्स, और जो यूएस की मार्केट है ये भी तकरीबन 28-30 प्राइस अर्निंग्स पे चल रही है। सो स्टिल देयर इज़ अ बिग रूम इन आवर स्टॉक मार्केट। Wow, amazing. But tell me then why people are not investing in stock market? अच्छा, यहाँ पे हम ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम प्राइमरीली जो ह्यूमन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आता है, और ये जो इसका जो सबसे बड़ा जो आप कहते हैं जो इसका कसूरवार है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात कीजिए ना एजुकेशन सिस्टम की हमारे, 1903 के अंदर जो रॉक फेलर थे, इन्होंने ये एजुकेशन बोर्ड का जो सिस्टम था ये मुतारिफ करवाया था, और इनका बेसिक मकसद था टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री थिंकर्स एंड हार्ड वर्कर्स। सो बेसिकली हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया गया कि आप हार्ड वर्किंग करके हमारे जैसे फ्री थिंकर्स हैं उनके लिए आप काम करें, ठीक है ना। अब जैसे देखें ना, हमारी जो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम पूरा पहले स्कूल पढ़ते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन के बाद हमारा माइंडसेट क्या होता है, यार एक अच्छी नौकरी, ठीक है, एक अच्छी नौकरी करेंगे और उसके बाद हम अच्छे पे लेंगे, फिर हम प्रमोट होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, विदाउट थिंकिंग दिस कि भाई वो जो आप जहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं वो किसी का बिजनेस है। सो उस बंदे ने वो बिज़नेस डेवलप किया था या वो बिज़नेस वो लेके चला था, और अब वो इस पोजीशन पे आ गया हुआ कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो हमारी थिंकिंग एजुकेशन बोर्ड ने वहीं पे महदूद कर दी कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हो, आप बेसिकली इस साइड पे जा रहे हो कि आपने हार्ड वर्क करके एक नौकरी लेनी है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब एक बहुत खौफनाक बात करने जा रहा हूँ कि एंड अगेन मैं ऑडियंस की यहाँ तवज्जो भी चाहूँगा। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च की गई थी कि अगर पीछे जो पहले 5 साल होते हैं आपके, यानी अर्ली ईयर्स होते हैं, अगर उन सालों में अगर आप कोई एक पर्सनालिटी ट्रेट जो अडॉप्ट करते हो उस टाइम पे, या आपने जो भी चीज़ वहाँ पे सीखी होती है, वो फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप खुद सोचें, 5 साल पहले 5 साल के अंदर, अभी बच्चा तो स्कूल भी नहीं जा रहा होता, तो वो बेसिकली क्या देख रहा होता है कि अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट देख रहा होता है। और इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्यूरियोसिटी होती है बंदे को, अगर वो बच्चा क्यूरियोसिटी के तहत कुछ इधर उधर चीज़ें देखना शुरू कर देगा, कुछ चीज़ तोड़ेगी, तो अगर उसी जगह पे अगर एज अ पेरेंट आप उसको महदूद कर दोगे तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग ये है कि जो अगर लेट्स सपोज अगर आपके पेरेंट्स जो हैं
दोनों आपस में झगड़ रहे हैं या आप ड्रामा देख रहे हो बैठ के, जो पाकिस्तानी ड्रामा या इंडियन फिल्म्स वगैरह आप देखते रहते हो, तो वो बच्चा क्या अडॉप्ट कर रहा है, तो वो तो कोई चीज़ है वो अडॉप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऑन दी अदर वे अगर आप देखें, अगर दोनों पेरेंट्स कोई एजुकेशन के ऊपर बात करें या प्लानिंग्स के अंदर बात करें या आइडियाज़ पे बात करें, वही बच्चा जो है अगेन वो चीज़ों को सीख रहा होगा, अडॉप्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ 5 years ब्रैकेट। लेकिन दूसरी जो ब्रैकेट है दैट इज़ 10 to 20 years। ये वाला जो ब्रैकेट है, इसमें जो बच्चा होता है उसका जो ज़हनियत होती है, माइंड इज़ द ओनली ऑर्गन जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे। अगर उन सालों के अंदर कोई आप ऐसा काम सीख जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप चीज़ सीख जाओ, या मनी से रिलेटेड चीज़ सीख जाओ, या फाइनेंशियल से कोई चीज़ रिलेटेड चीज़ सीख जाओगे, तो वो आगे जाके लिए आपके लिए बहुत बेहतर होता है। तो जितने भी दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं या बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उन्हीं सालों के अंदर काम करना शुरू हो गए थे। बिल गेट्स जो था, ही स्टार्टेड कोडिंग एट द एज ऑफ 11, ठीक है। अगर आप देखें, वॉरेन बुफे ने पहला स्टॉक जो था वो 11 एज में ख़रीदा था, ठीक है। तो यस, और उससे पहले वो ये कहता था कि मैं इससे पहले अपना टाइम ज़ाया कर रहा था, ठीक है। सो दैट वाज द पॉइंट। फिर उसके अलावा जो आप जितने भी अगर आप स्टीव जॉब्स को देख लें, कॉलेज ड्रॉप आउट, सारा काम उसने उन्हीं सालों में किया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई विल टेक जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, और मैं उसमें 3 एग्जांपल्स मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, और फिर आप किस तरीके से लिंक कर सकते हो विद इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बुफे ये कहता है कि आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टर because I was a great entrepreneur, and I'm a great entrepreneur because I'm a great investor, ठीक है। दिस इज अ साइकिल जो कि आपने सीखना है। अब ये साइकिल जो मैंने आपको 5 साल का ब्रैकेट बताया या 10 to 20 years का ब्रैकेट बताया, ज़रूरी नहीं है, जैसे फॉर आवर ऑडियंस अगर वो थोड़ा सा लेट भी देख रहे हैं तो कोई इतना मसला नहीं है। आप जो है वही प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके चीज़ें अभी भी सीख सकते हो, और उसके तहत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वॉरेन बुफे की पहली एग्जांपल अगर मैं दूं, तो वॉरेन बुफे स्टार्टेड हिज फर्स्ट जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट द एज ऑफ 7, ठीक है। हम 7 साल में हमारा बच्चा रो रहा होता है बैठ के, मैंने स्कूल नहीं जाता, ठीक है। और 7 साल में वॉरेन बुफे ये कर रहा था कि अपने ग्रैंडफादर के जो उनका एक मतलब कोक जो है ना वो बेचते थे होलसेल के अंदर, ठीक है। वहाँ से होलसेल में लेते थे वो, और रिटेल में जाके ही यूज्ड टू सेल दैट, ठीक है। तो इधर एक बिजनेस प्रिंसिपल किसी का भी माइंड अभी क्लिक किया होगा तो फौरी तौर पे समझ आएगा कि यार होलसेल से लिया, रिटेल में बेचा, फैमिली बिजनेस है, तो भाई कॉस्ट भी अच्छी पड़ी होगी और आप बिजनेस भी अच्छा कर रहे होगे, ठीक है। बट दैट वाज हैपनिंग एट द एज ऑफ 7, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसकी मैं यहाँ पे बताता हूँ, आगे जाके पाकिस्तान के अंदर आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जो सेकंड बिजनेस वॉरेन बुफे ने किया था, दैट वाज एट द एज ऑफ 14, और उसने ये किया कि एक जगह पे गया, मतलब वहाँ पे गया, तो ही सॉ वन पर्सन जो पिन बॉल की मशीन्स जो है ना वो ठीक कर रहा था, ठीक है। बैक इन दिस इज 1920s या 30s की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो पिन बॉल अगर आपको याद होगा, इफ़ यू हैव नोटेड कि वो एक गेम होती है जिसका आप बॉल आगे से आप छोड़ते हो तो बॉल पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो उसने देखा कि एक मशीन है और वो बंदा एक ठीक कर रहा है, तो उसने पूछा कि कितने की मशीन है। उसने कहा ये तो क्रैप पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूँगा और ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो इसको ये किसी भी बहुत कम कॉस्ट की है, $3 की या $2 की, व्हाटएवर द कॉस्ट वाज। उसने वहाँ पे सोचा, वॉरेन बुफे एट द एज ऑफ 14 ही थॉट कि यार ये मैं मशीन लेता हूँ एंड मैं एक कंपनी, इमेजिनरी कंपनी बनाता हूँ मिस्टर विल्सन एंड कंपनी के नाम से। और उसने क्या किया, वो मशीनें ली और जो आपके बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पे जाके उसने कहा कि मैं यह मशीन साइड पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी पैसा बनेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा बनेगा 50% मुझे देना, 50% आपको देना। और मुझे मिस्टर विल्सन ने भेजा, कंपनी उसकी थी। सो उसने कहा मिस्टर विल्सन ने मुझे भेजा है तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्योंकि बार्बर शॉप पे आप देखें क्या कर रहे होते हैं लोग, वेट कर रहे होते हैं लाइन में, वेट करते हैं। सो देयर वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। उसने कॉस्ट सस्ते में लिया, मशीन ली और वहाँ पे जाके रख ली। इसी तरीके से जब उसने 1 हफ्ते बाद आया तो उसने जितने पैसे लगाए हुए थे उससे डबल उसने पैसे रिकवर कर लिए 1 ही हफ्ते के अंदर। और उधर से उसका माइंड क्लिक हुआ कि मैंने किस तरीके से इसको ज़्यादा जनरेट करना है। तो उसी तरीके से उसने क्या किया कि 40 डिफरेंट पिन बॉल्स की मशीन्स जो हैं डिफरेंट जगहों पे रखना शुरू कर दी और वहाँ से कैश का सिलसिला जारी होना शुरू हुआ। सो दैट इज़ वेयर हिज पॉइंट क्लिक्ड कि यार मैंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अच्छा, अब यही चीज़ को मैं पाकिस्तानी मार्केट में आता हूँ, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक है, एज 7 की बात की मैंने, एज 14 की बात की, बहुत ज़्यादा एज नहीं है। लेकिन पहली एग्जांपल थी आपने होलसेल से लिया, रिटेल में बेचा, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके एक पेरेंट कंपनीज
मौजूद हैं, ठीक है। अब जैसे ऑयल सेक्टर की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, हमारे यहाँ पे दो कंपनीज हैं, PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है, और आपकी अटक पेट्रोलियम है, ठीक है। दोनों ही कंपनीज जो है ऑयल बेचती हैं। अब PSO ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्रांचेस तो हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली इसको देखें तो बहुत ज़्यादा इसका कर्जा वगैरह भी इन्वॉल्व था, ठीक है। अब ऑयल का जो सेक्टर है ओवरऑल परफॉर्म कैसे करता है कि 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। एक कंपनी होती है ऑयल एक्सप्लोर करती है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करती है, और फिर वो करके रिफाइनरीज को बेचती है कि भाई मैंने निकाल दिया, ऑयल निकाला है, ठीक है। और कई जगहों पे ऑयल निकलता है, कई जगहों पे नहीं निकलता, वो अलग बात है, सक्सेस रेट होता है। ऑयल निकाला, रिफाइनरीज को भेजा, रिफाइनरीज ने उसको रिफाइन किया, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं ऑयल की, ठीक है। गैस भी बनती है, फिर आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कुछ बनती हैं जो आपकी गाड़ियों में डलता है, उसमें देखें कुछ डीजल होता है, कुछ ऑयल होता है, कुछ फर्नेस ऑयल होता है जो इंडस्ट्री वगैरह यूज़ करती है। तो रिफाइनरीज पे आई, रिफाइनरीज ने आपके अटक पेट्रोलिंग यानी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आई, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप्स हैं। अब पहला वाला ग्रुप है अटक ग्रुप। इनका अगर आप कंपनीज को देखेंगे ना, POL इज़ एन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, फिर आपकी रिफाइनरी उसके नीचे आती है, अटक रिफाइनरी, और उसके नीचे अटक पेट्रोलियम। तो एक ही ग्रुप है। तो अगर एक ही ग्रुप से क्या हो रहा है कि तेल एक ही जगह से निकल रहा है, मतलब एक ही कंपनी से आ रहा है, और एंड तक आपके पास वो कंपनी भी, वो सिमिलर कंपनी सिमिलर ग्रुप ही बेच रहा है। अगर आप इनके कैश फ्लोज वगैरह देखेंगे ना, अटक पेट्रोलियम इज फार अबव देन PSO। अब PSO का मसला ये है कि वो डिफरेंट जगहों से ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी कोई और है, रिफाइनरी डिफरेंट कंपनी से ले रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे कैश स्टक हो रहा है। तो सिंपल क्या मैंने बताया कि वॉरेन बुफे के अगर एग्जांपल देखा जाए, सिंपल अगर आप होलसेल एंड रिटेल की एग्जांपल लें तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आपकी अप्लाई होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जेन में आती है कि हाउ विल वी नो कि भाई सिचुएशन जो है आपकी किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने कोर्स में इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी थी। जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड में सब इंडस्ट्रीज बंद है, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो आप तो परेशान होकर बैठ जाओगे, यार सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार मेरी तो इंडस्ट्री बंद हो गई है, मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हाट वॉरेन बुफे वाज डूइंग, ठीक है, इवन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी जिनको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, बाय द वे मेरा जो फर्स्ट कोर्स जो था इसमें लाइक भाई वाज द स्टूडेंट, वो कोविड के अंदर ही हमने लॉन्च किया था, और उसके बाद जो बहुत ज़बरदस्त हमने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की। अच्छा, अब कोविड के अंदर क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सारी बंद, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी थी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर रही थी। तो जितने भी आपको बूस्टर शॉट्स लग रही थी, उसके बैकएंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उसमें आपकी आ गई फाइजर आ गई, मोडर्ना थेरेपेटिक्स, ये अमेरिका की कंपनीज हैं। अगर आप उन 1 साल का उनका रिटर्न देखें तो फाइजर ने तकरीबन 1-1.5 साल में 3x का रिटर्न दिया था, 3x, और मोडर्ना थेरेपेटिक्स ने 5x का रिटर्न दिया था। दीज आर मैसिव अपॉर्चुनिटीज़, और वॉरेन बुफे फाइजर में इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड 2022 के पीरियड के अंदर करते हैं। अब आप 2022 के अंदर स्टॉक मार्केट हमारी नीचे जा रही थी। अब यहाँ पे हर बंदा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा मसला चल रहा है, तो ये मार्केट नीचे जा रही है, अब हम क्या करें, ठीक है। अगर आप 2022 के अंदर देखें, 2 चीज़ें दुनिया के अंदर प्रोमिनेंट थी, एक रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल की प्राइसेस शूट अप कर रही थी, बहुत तेज़ी से शूट अप कर रही थी, ठीक है। अब उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट चीज़ों की महंगी हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, विच फैक्टर्स वर गोइंग अप, बजाय इसके कि हम ये बैठ जाएं कि भाई ये तो हमारे साथ मसला हो गया, ये दुनिया हमारी ख़राब होगी, बर्बाद होगी। आप ये देखें वेयर द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। सो ऑयल की कंपनीज ऊपर जा, ऑयल का रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो ऑयल की कंपनीज को तो फ़ायदा होगा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर आप देखें उस टाइम पे बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे, ठीक है ना। सो बिजली बनाने वाली कंपनीज भी तो हैं, पावर कंपनीज स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अगर आप उधर रिटर्न्स देखें ना, उस साल के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स ने रिटर्न बनाया था, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट -5% का रिटर्न था, और पावर सेक्टर ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ 60% का रिटर्न था उस साल। सिंपल लॉजिक है। और ऑयल कंपनीज ने ऑन एवरेज 20% का रिटर्न दिया था, वाइल द स्टॉक मार्केट वाज -5%। सो हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज लाजमी मिलेंगी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। सो ऑल्सो बेसिक वापस से जाते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस, राइट। सो एनीबडी हु डजंट हैव अ बिजनेस माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और वो बस आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर है,
ठीक है. सो बिजनेसेस को पढ़ें, इंडस्ट्रीज़ को पढ़ें, और जनरल नॉलेज आई थिंक आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो जो इवन ड्यूरिंग द कोर्स भी जब आप ये सेक्टर्स बता रहे होते थे ना, तो आई यूज्ड टू थिंक यार मैंने इस नज़रिए से नहीं सोचा. ये तो सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है ना, कि वी यूज्ड टू थिंक कि भाई कोविड में कुछ नहीं चल रहा है, या ये तो बियर वाला सीन चल रहा है, इसमें तो सब नीचे जा रहा है. लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ अगर ढूंढने पे आए तो ढूंढ सकते हैं. तो आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम दिस माइंडसेट विच इज़ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट. तो अगर कोई उस नज़रिए से देखेगा और बिजनेसेस पढ़ना शुरू करेगा और सेक्टर्स पढ़ना शुरू करेगा और इंडस्ट्रीज़ पढ़ना शुरू करेगा, तो उसे समझ आ जाएगा कि अच्छा विच वन टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ. आज के बारे में मुझे बताएं. अभी भी स्टॉक मार्केट नीचे चल रही है. चलें, यूएस की भी गई नीचे, हमारी भी गई नीचे. सो आज विच इज़ द सेक्टर यूड लाइक टू सजेस्ट द व्यूअर्स आर वाचिंग यू? अच्छा, जो आजकल अगर आप देखें तो लॉजिकली अगर हमें हर इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए. लॉजिकली व्हाट मेक सेंस इज कि कोई ऐसा सेक्टर जिसके लिए बूस्ट अवेलेबल हो. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, रिचर्ड ब्रांसन की है, और उसी को मैं लेके हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर जिसका मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, दैट वुड बी ऑटो सेक्टर. ठीक है. अच्छा, रिचर्ड ब्रांसन के एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि बैक इन जब इसने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन स्टार्ट करना चाहिए थी, तो उस टाइम पे ही वाज एन एंटरप्रेन्योर, और उसने क्या किया कि देखा कि एक यहाँ पे जहाज़ जो है ना, कौन सी कंपनी बेचती है. सो बोइंग वाज द कंपनी जो कि जहाज़ बेचती थी. उसने सोचा कि यार एक मुझे एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए. सो द आंसर वाज बोइंग 747. एक त्यारा आपको, यानी एक जो है ना आपको एयरप्लेन चाहिए, और उससे आपका काम स्टार्ट हो सकता है. अच्छा, उसने ये देखा कि बोइंग का जो बिजनेस मॉडल है वो ये था कि बोइंग जो है ना वो हर कंट्री के एक क्लाइंट को सिर्फ रखती है, और उसी को वो अपने जहाज़ वगैरह देती थी. ठीक है. तो उसने ये किया कि नंबर निकाला बोइंग का, और उसने फ़ोन किया उनको कि मुझे ना आप एक जहाज़ लीज़ पे दे दें. उसने कहा भाई क्या बातें करो, हमारे जो जिस कंट्री में आप रहते हो यूके के अंदर है, तो हमारा क्लाइंट है, अब आप हमसे बात ना करो. ठीक है. तो फिर उसने दोबारा दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, चौथी ट्राई की. तो चौथी ट्राई के बाद जो है ना, वो एक जब रिसेप्शनिस्ट होती है ना, तो उसने कहा चलो मैं तुमसे एक ऐसे बंदे से बात करो तो तुमसे परमानेंटली जान ही छुड़ा दे. ठीक है. तो मैं उससे बात कराती है. अच्छा, जब उसने उससे बात की तो उसने कहा कि भाई आप यूके के अंदर जो है ना ऑलरेडी हमारा एक क्लाइंट है, तो भाई आप निकलो यहाँ से, आपका कोई काम नहीं होने वाला. उसने कहा यार एक काम ये करो कि क्या तुम्हारे पास पुराना कोई जहाज़ पड़ा हुआ है जिसको तुम मुझे लीज़ पे दे दो. वो खड़ा ही हुआ ना, तो तुम मुझे बताओ कि कितने पे लीज़ करते हो अगर ओल्ड अगर होता तो उसने कहा कि हाँ इतना रेट है, वट एवर द रेट, $200,000 या $300,000. तो उसने कहा कि आपका वो एक जहाज़ अगर खड़ा हुआ ना, वो मुझे लीज़ कर दें. ठीक है. तो उसने किसी तरीके से उनको कन्विंस कर दिया कि आप ये वाला जहाज़ दें. अच्छा, उसने अब जहाज़ ले लिया एक कंपनी से. उसने ये सोचा कि वाई नॉट इंट्रोड्यूस एन एडवांस टिकटिंग. ठीक है. एडवांस में अगर आप देखें, प्लेन ने भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ऊपर जाना होता है, तो उसके बाद उससे पहले टिकट्स एडवांस में बिक जाती हैं. तो उसने एडवांस में लोगों से पेमेंट ली. ठीक है. और उसने ऑयल कंपनीज के साथ ऐसे मुआहदे किए, डील्स ऐसे की कि जब प्लेन हमारा जहाँ पे लैंड भी करेगा उसके भी 30 डेज के बाद पेमेंट करूँगा. ठीक है. अच्छा. सो एडवांस पेमेंट लेके आप जो एंड जो है जो दे रहे हो पैसा कहाँ तक दे रहे हैं. तो थिंकिंग क्या है, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, कैश कन्वर्जन साइकिल. एक इंट्रोडक्शन आपको याद होगा, हमने कोर्स में पढ़ा था. कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ 1 रेशो, जहाँ पे आप ये पढ़ रहे होते हो कि कितनी देर में आपने एक जगह से पैसे अपने वेंडर से एक इन्वेंट्री ली. ठीक है. कितनी देर में आपने उसको बेचा अपने क्लाइंट को, क्लाइंट से पैसे लिए, और आपने वेंडर को पेमेंट की. ठीक है. जितना ये कैश कन्वर्जन साइकिल कम होता है उतना आपके लिए बेहतर होता है. लेकिन इन दिस सिनेरियो दिस कैश कन्वर्जन साइकिल वाज नेगेटिव. नेगेटिव से मतलब ये है कि आपने एडवांस में पेमेंट लिया, उस कैश को जितना मर्जी आप यूटिलाइज करो और उसमें इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है. अब ये एग्जांपल मैंने क्यों यूज़ की कि अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा सा नज़र हम दुराएं ना, तो हमारी ऑटो सेक्टर के अंदर ये कैश कन्वर्जन साइकिल का जो पीरियड है वो नेगेटिव पाया जाता है. ठीक है. हमारी यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, वो एडवांस में आपसे पेमेंट लेती हैं गाड़ी की. ठीक है. कि गाड़ी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एडवांस में कैश ले लिया. अब वो कैश अपने बिजनेस में भी लगा सकती है, और कई सूरत हाल में वो ये भी करते हैं कि वो पैसा लेके बैंक्स पर रख देते हैं, ऑन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट्स करके जो उनको रिटर्न आता है वही क्या होता है कि फिर वो अपने प्रॉफिट भी उनके ग्रो कर रहे होते हैं और कैश भी आता है. ठीक है. तो इस टाइम पे अगर आप देखें, एक कंपनी ऐसी भी अभी भी है, इंडस मोटर है, जिसने अभी नई गाड़ियाँ तो इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन उसका शेयर फिर भी स्टॉक मार्केट को बीट किया. क्यों बीट किया कि एक कंपनी के कर्जे बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. और वो क्या करते हैं कि एडवांस पे पेमेंट दी, और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स उनकी पड़ी हुई थी सेविंग अकाउंट्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, और वहाँ से रिटर्न आया. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड
ये एक सेक्टर ऐसा है कि पाकिस्तानियों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज़रा वो रेंट सीकिंग वाले लोग हैं या शोशा वाले हम लोग हैं, हमें गाड़ियाँ दिखाने का बड़ा शौक है। अगर आप पीछे 1 साल पहले जाएंगे ना, तो सासगार जैसे एक शेयर था 60-70 रुपीज़ का हुआ करता था, और अब जो है वो तकरीबन 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 1-1.5 साल के अंदर 10 टाइम्स का रिटर्न। तो अगेन क्या लॉजिक है, अगर आप वो देखें कि ऑटो सेक्टर के अंदर एडवांस पेमेंट ली और उन्होंने एक ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई जो SUV थी, ठीक है। SUV बेसिकली एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होती है, और रिसेंटली अगर आप देखें ना 2-3 सालों से क्या हो रहा था, जैसे होंडा सिटी, होंडा सिविक वगैरह गाड़ियाँ जो थी, वो सेडान जो लंबी गाड़ी होती है थोड़ी सी, वो महंगी होना शुरू हो गई थी। अब महंगी जब होती है ना, तो जो आपका थिंकर होता है, जो बायर होता है, कंज्यूमर होता है, वो ये सोचता है कि यार चलो इतना रेट आ गया इसका, इससे अगर मैं 5 लाख रुपए ज़्यादा डाल दूँ या 10 लाख रुपए भी मैक्सिमम और डाल दूंगा तो मेरे पास SUV आ जाएगी। सो व्हाई नॉट गो फॉर SUV, ठीक है। तो जो सासगर थी उसने हेवल के साथ पार्टनरशिप की, चाइना की कंपनी है हेवल, और यहाँ पे उसने SUV को लॉन्च कर दिया। अब जब यहाँ पे लॉन्च किया, अगर एक गाड़ी भी यहाँ पाकिस्तानियों को कोई पसंद आ जाए तो आप समझें कि वो उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, और वो उसकी जो सेल बढ़ना शुरू हुई, तो आज के दिन में आप देख लें बेहतरीन सेल है। सो दिस इज़ आई थिंक, अगर आप एक सेक्टर की बात करें तो ये एक ट्रिगर यहाँ पे है। दूसरा एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये है कि आपके जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो नीचे आना शुरू हो गया। अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, जो कि 22% में था, अब 12% पे तकरीबन आ चुका है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गाड़ियाँ लोगों ने, एक तो बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा जो लोग होते हैं वो आजकल पाकिस्तान के अंदर बैंक से पैसे लेके फिर गाड़ियाँ लेते हैं, फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग होती है। तो कार फाइनेंसिंग बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी हुई है, पिछले 2-3 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर एक सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की पाकिस्तान मार्केट के अंदर, दैट वुड बी ऑटो सेक्टर। So there were couple of things that you also mentioned in the course, and उस कोर्स में तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे कि रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट, रिस्क ऑन इन्वायरमेंट, एंड देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा टच बेस करें। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहीं पे आके जो है अपना डिसीजन मेकिंग गलत कर लेते हैं। जब भी आप कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमेशा 2 किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं, एक कहलाता है रिस्क ऑन और एक कहलाता है रिस्क ऑफ। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अक्सर क्या होता है कि मार्केट जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर आगे 1 महीना पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट की, अगर 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी आजकल मार्केट थोड़ी सी नीचे गई हुई है, ठीक है। तो वो यही समझे कि भी पैसे आके यहाँ पे डूबते ही हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर 2017 में इन्वेस्टमेंट की होती तो उसके बाद आपने देखा है मार्केट इतने अरसे बाद नीचे गई है कि वो तकरीबन 2021 या 2022 के अंदर रिकवर की, ठीक है। तो सिचुएशन को समझना चाहिए। ओवरऑल जो 2 सिनेरियोज में आपने डिस्कस किया, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ, ये क्या है बेसिकली कि ये इसको समझें कि बैक एंड से जो आप कैपिटल मार्केट्स में आप जा रहे हो, तो ये बेस चीज़ क्या है, ये मार्केट चलती कैसे हैं, ठीक है। तो इसको चलाने वाला कोई तो हो सकता है, या कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है जिसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको समझने वाली होती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, या हाई नेट आप कह लो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आपके सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े इदारे होते हैं, वो उसमें आपके बैंक्स भी आता है, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, और आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी सारी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या करते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर से पूल ऑफ मनी लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा लेते हैं, और आपको पैसे उनके पास पैसे आ जाते हैं और वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो ये है कि बेसिकली आपसे जो पैसा लेके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब परफॉर्मेंस होगी उसकी वो फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो तो उस जगह पे पैसा लगाएंगे जहाँ पे पैसा ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका 2017 से लेके 2021 का जो 2020 का पीरियड कह लेते हैं, कोविड से पहले वहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो फिक्स इनकम का रेट है, यानी कि फिक्स, ये 2 किस्म की मार्केट्स होती हैं, एक कहलाती है फिक्स इनकम और एक आपकी जो स्टॉक मार्केट होती है। तो इसमें क्या है कि जो फिक्स इनकम है, जैसे वर्ड है फिक्स्ड, यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो फिक्स मिलेगा, ठीक है। अब फिक्स का क्या मतलब है, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनकी मैंने बात की, गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है तो वो क्या करेगी, जैसे क्या गवर्नमेंट के पैसे कहाँ से कलेक्ट करती है, टैक्सेस से कलेक्ट करती है। अब टैक्सेस अगर आपके कम होते हैं और उन्हें अखराजात करने हैं, जाहिर सी बात एक्सपेंडिचर तो करना है, तो बाकी के पैसे वो कहाँ से रेज करते हैं, वो आपके टी बिल से या बॉन्ड से पैसे रेज करते हैं, ठीक है।
अब बॉन्ड से या टी बिल से जब इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है या पैसे रेज करने हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाएगा। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब उनको पैसे देता है तो गवर्नमेंट उनको एक फिक्स रेट देती है कि भाई आपसे हम पैसे ले रहे हैं, लेट्स सपोज 100 रुपये हमने आपसे लेना है, तो आजकल हमें 20 रुपये हम आपको रिटर्न दे सकते हैं 1 साल का, ठीक है। अब ये हो गया आपका फिक्स रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स को समझने वाली बात है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो फिर लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं। लॉसेस तब होता है जब आपको गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए या आपको पैसे ना दे पाए, ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत कम है। तो 0.01% चांस होता है कि आपकी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करे। इंटरनेशनली बहुत कम कंट्रीज जो हैं डिफॉल्ट किया, अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट करें, बट होता ये है कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने वो पेमेंट टी बिल की या बॉन्ड की नहीं की, ठीक है। अच्छा, फिक्स इनकम रेट अगर आप देखें 2022 के अंदर भी वैसे ज़्यादा था, लेकिन 2018-19 के अंदर आपका ये रेट जो था फिक्स इनकम वाला ऊपर जाना शुरू हो गया। 15% या 20% के पास ये रेट चल रहा था। अब आप ये समझो कि 2 मार्केट्स हैं, एक फिक्स इनकम वाली, एक स्टॉक मार्केट वाली। अब फिक्स इनकम के अंदर आपको मैं ये कहूँ कि भाई आप 100 रुपये लगाएं, ठीक है, और आपको 20 रुपये फिक्स मिलेगा विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैंने ये बात की कि हमारी स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज 20% परफॉर्म करती है हर साल। तो 100 रुपये आप लगाओ, 20 रुपये यहाँ पे भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्क है, कभी किसी साल नीचे भी जाएगी, किसी साल ऊपर भी जाएगी। तो ये वाली जो मार्केट है वो आपकी इन सालों के अंदर रही थी, 2018 से 2020 के पीरियड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपका सारा पैसा यहाँ इस मार्केट में लाएगा। अब जब इस मार्केट में लाएगा तो आपकी स्टॉक मार्केट नहीं परफॉर्म करेगी, ऐसे ही है। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट यही सोच के करनी है कि मैं फिक्स इनकम में मैंने कितना पैसा लगाना है इस टाइम पे और कितना मैंने स्टॉक मार्केट में लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब आपका सिनेरियो डिफरेंट होना शुरू हो जाए, जब 20% का रेट था, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, नीचे आ रहा है। जैसे अभी आजकल शरह सूद वगैरह नीचे आ रही है, तो ये जब आपकी 12% या 13, जैसे आजकल 12% रह गया, तो इसका क्या मतलब है कि 12% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये वाला जो पैसा होगा वो उठ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट आपको अच्छी खासी रैली करती हुई नजर आएगी, जो कि पिछले 1-1.5 साल से जो आपको रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि आपके फिक्स इनकम के रेट भी नीचे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, एंड दैट इज स्टॉक मार्केट फ्रेंडली, एंड दैट इज रिस्क ऑफ, दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम रिस्क ऑफ टू रिस्क ऑन। स्टॉक मार्केट रिस्क ऑन है ना, तो रिस्क ऑन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। Converting to risk on, right? Okay. So there are like so many things when it comes to Sarmaya Financials और capital market का जो course मैंने किया था, तो हम हर tutorial में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे थे. This is just I think even उसका episode 1 भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना. And there was so many things that you discussed. But to give people एक idea about the course and also about the investments, थोड़ा सा जैसे जिन लोगों ने शुरू किया है, and I'm sure कि फिर वो कोर्स पे भी इन्वेस्ट करेंगे और वो अपनी लर्निंग पे भी काम करेंगे. A couple of things that you see, I mean of course आप तो पूरा ही देख रहे होते हैं when it comes to investing, तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ रहे होते हैं, आप रेशोज़ भी हैं, लाइक मोर देन 15-16 रेशोज़ दैट यू कैलकुलेट. बट अगर कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करें, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, अगर आपको याद होगा जब हम स्टॉक सिलेक्शन एक सेक्शन है पूरा हमारा कोर्स के अंदर, तो उसके स्टार्टिंग के अंदर ना मैंने इस तरीके से आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपका लेट्स सपोज एक स्टार्टअप होता, तो आप स्टार्टअप को कैसे लेके चलते, ठीक है. उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो आप एंटर करते हो, तो एक बिजनेस माइंड से जब आप सोचोगे तो उसी से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी, ठीक है. तो उसमें मैंने 5 चीज़ों बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, वो आपको कंसिडर करना चाहिए. सबसे पहले आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले क्या हो ना, रेवेन्यू आपका सेल तो ग्रो करनी चाहिए, ठीक है. खासतौर पर उन कंट्रीज़ के अंदर तो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका रेवेन्यू सेल जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है. दूसरी बात ये है कि आपका जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए. तो यानी कि रेवेन्यू तो आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होना चाहिए. तो रेवेन्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, ठीक है. ये भी एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा मसला करती हैं कि उनके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते. अब कैश के कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे होते? जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई डिजिटल सर्विस किसी को प्रोवाइड की, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की, आपने उससे कहा कि मैं पेमेंट आपसे लूँगी, ठीक है. अब उसने कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, ठीक है. अब 2 महीने में आपको वो पेमेंट हाफ करे, तो इसका मतलब ये है ना कि कैश तो आपके पास रिसीव नहीं हुआ. तो आपके लिए बिजनेस के लिए डाउन द लाइन मसला हो सकता है ना. सो प्रॉफिट इनटू कैश इज द थर्ड थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर फोर्थ चीज़ ये है कि आपका कर्जा कम होना चाहिए. वो जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा भी कम होना चाहिए. एंड फिफ्थ जो मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कराता हूँ, दैट इज कैश इज किंग, ठीक है. ये वो जो हमारी थर्ड वाली चीज़ है, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इतना ज़्यादा फोकस करवाता हूँ कि आप जितना कैश आपके पास ज़्यादा होगा
उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब रेड फ्लैग्स आप जहाँ पे भी देखोगे, जिन कंपनीज में भी देखेंगे, वो सारे यही आते हैं कि किसी का कैश का मसला है, किसी का प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, और ये मसला आता है। अब 2017 के एग्जाम्पल की बात करें, 2017 में हैशकॉल तकरीबन 350 रुपये का शेयर होता था, ठीक है। अब वो गिरता गिरता 4 रुपये पे आ गया। अब सिंपल रेड फ्लैग, सबसे पहले अगर आप देखो ना, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं, हर कंपनी ऑडिट करवाती है डिफरेंट कंपनी से, और ये बहुत कम होता है कि ऑडिटर जो है वो ये कहे कि यार आपकी जो कंपनी है बड़े बुरे हालात में है। तो इन्वेस्टर्स को वो बता रही है, उस टाइम बता रही थी ऑडिटर जो कंपनी थी, कि हैशकॉल के अंदर मसले चल रहे हैं। सो फिर भी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि बिजनेस तो बढ़ा ही नहीं कभी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, आप ऑर्डर कह रहा है और उसके बाद स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे आ गया था, ठीक है। अगर आप सिंपल ये जो मैंने 5 चीज़ें भी बताई हैं, सिंपल ये 5 चीज़ें भी जाके देखेंगे तो आप बड़ा सिंपल देख सकते हैं कि चलो रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है यार, ये प्रॉफिट जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर रहा, प्रॉफिट ही इतना इंक्रीज किया। अच्छा, प्रॉफिट इंक्रीज किया तो कैश का है, कैश तो है ही नहीं, ठीक है, और कर्जा भी नहीं कम हो रहा। तो पहले ही 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे तो मसला चल रहा है, और यही रेड फ्लैग्स आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जो रेशियोज बताई हैं, और ये बेसिकली 42 रेशियोज हैं टोटल, अभी मैंने 5 आपने 42 रेशियोज पढ़ी थी, और ये 1 by 1 मैंने सारी इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आप लोगों को हमेशा अच्छी से अच्छी कंपनीज मिले, ठीक है। और यही रीज़न है जो सरमाया के अंदर हमारा जो इतना ज़्यादा, अगर आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फाउंडेशन हमारी ऑफ दीज कोर्सेज, बोथ द कोर्सेज, जो फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट जो मैं जो पढ़ाता हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस फराज पढ़ाते हैं, इसकी बैक एंड पे जब लोग पढ़ के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, आपको अच्छी कंपनीज पिक करनी आती हैं। हाँ, एंड ऑल्सो अच्छा, सो आप जब कैश की बात कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है देयर वाज दिस सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही, वेयर यू सेड कि यहाँ जाके कैश चेक करना है। सो कैश के लिए क्या हम चेक कर रहे थे? हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को चेक करते थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ओ यस। एंड ऑल्सो जब आप 5वीं बात करते हैं, विच इज़ अगेन कैश, तो फिर देयर वर कपल ऑफ अदर सेगमेंट्स जो हम चेक कर रहे होते थे रिलेटेड टू कैश। व्हाट वर दोस? फ्री कैश फ्लोज की बात करें, हाँ, सो फ्री कैश फ्लोज होती हैं, फिर आपके इन्वेंट्री रेशियोज होती हैं, वो सारी जो कैश कन्वर्जन साइकिल मैंने बात की थी ना ऑटो सेक्टर की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। ओ यस, ओके। सो यू टॉक्ड अबाउट रेड फ्लैग्स। अच्छा, these are the things and these are the basically indicators जो इनिशियली आप देख रहे होते हैं, ये किसी को भी देखने चाहिए, करेक्ट है? ऐसा ही है। फिर उसके बाद डिटेल में जब हम जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सेल शीट इतनी खतरनाक थी, इट वाज लुकिंग वेरी डेंजरस। पहले मैं एक्सेल में प्रो नहीं हूँ, ऊपर से एक्सेल पे काम करने को बोल दिया है, पर ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट भी उतना ही था, यू नो। सो जिन लोगों ने आपसे कोर्स लिया है, जो आपसे सीख रहे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी क्यूरियस। मैं तो बहुत हूँ क्यूरियस इस बारे में कि आपने कहाँ से सीखा है, एंड व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू हैव टेकन, व्हाट इज़ द कंटेंट, काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू हैव कंज्यूम, या वो क्या किताबें हैं जिन्होंने आपको बहुत सिखाया है। तो रिसोर्सेज दैट मेड यू दिस अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बताएं। अच्छा, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी कहा ना कि मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो फाइनेंशियल आपका माइंड सेट होता है, पहले तो आपको माइंड सेट आपने अपने आप को डेवलप करना होता है। हाँ। तो मेरा माइंड सेट ये बनना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब जैसे बिजनेस मैंने ज्वाइन किया आफ्टर लम्स ग्रेजुएशन, मैंने 2011-12 में ज्वाइन कर लिया था अपना बिजनेस के साथ साथ मैंने ये स्टॉक मार्केट फैसला कर लिया था कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, फॉर जैसे आम इन्वेस्टर जो होता है वो शुरू करता है कहीं से, तो मैंने वही बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। जैसे कि अगर आप देखें, सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ, यस, रिच डैड पुअर डैड, सबसे पहले जो बुक है ना, वो आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक माइंडसेट आपका बनाता है कि हाउ रिच थिंक एज कम्पेयर टू द पुअर थिंकिंग, ठीक है। और मुझे तो पाकिस्तान के अंदर तो सारे वो पुअर थिंकिंग वाले नज़र ही आते हैं, रिच थिंकिंग बहुत कम है, ठीक है। और वो रिच थिंकिंग, जैसे मैंने आपको ये रिचर्ड ब्रांसन की एग्जांपल दी, वॉरेन बुफे की एग्जांपल दी, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पहले तो रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो बाकी बुक्स पढ़ी उसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था, ठीक है, जो बेंजामिन ग्राहम की थी, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस थी, ठीक है। फिर द लिटिल बुक दैट बीट्स द स्टॉक मार्केट, ये बड़ी छोटी सी बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जो थी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये वाली एक बुक थी, ये मैंने सारी पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, जब ये मैंने सारी बुक्स पढ़ ली तो समझ तो आ गई कि यार ये इस तरीके से मार्केट्स आपकी मूव करती हैं, ठीक है। कई सेक्शंस जो हैं वो आपके रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाले भी थे, जैसे हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें उसमें कवर थी। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई आपके पास तो 5000 कंपनीज हैं यूएसए के अंदर, 500 कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी 5000 कंपनीज है, तो फिर कैसे एनालाइज किया जाए कि आप जल्दी आई कंपनी अच्छी पिक करें, ठीक है। यहाँ पे वो मेरा जो मॉडल है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ इन्वेस्टर जीनी मॉडल, जो मैं कहता हूँ कि ये एक एल्गोरिदम था। मैंने क्या किया, ये सारी बुक्स के अंदर जो चीज़ें रेशोज़ बताई गई थी ना, मैंने वो रेशोज़ जो है एक्सेल शीट में डालना शुरू कर दी,
और मैंने क्या किया कि एक चेकलिस्ट बना दी कि ये जो कंपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे रेवेन्यू वाली बात की, मैंने प्रॉफिट वाली बात की, कैश वाली बात की, इस चीज़ को मैंने एंटर करना शुरू किया। तो एल्गोरिदम्स वो एक मेरा बनना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फाइनल जो एल्गोरिदम मेरे पास था, और ये 3 से 4 साल मुझे लग गए थे बिजनेस के साथ साथ, मैंने ये डेवलप करना शुरू किया। अब इन्वेस्टमेंट से मैं कर रहा था, तो इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब जब रिटर्न्स आए तो फिर मुझे समझ आई यार ये तो बहुत आसान काम है कि अगर आप एल्गोरिदम एक बना लो, अपने लिए चेकलिस्ट बना लो, और अच्छे से अच्छा बिजनेस, छोटा बिजनेस भी नहीं, अच्छा जो बड़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेंटेन भी अपने आप को कर रहे हैं, तो अगर मैं हर साल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा फिर तो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मैंने बुक्स वगैरह तो पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशन करते हैं तो ये जो मेरा मॉडल है, ये अगेन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। बल्कि मैंने करंटली मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो सऊदी अरब के मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टेड बैक इन 18 महीने पहले तकरीबन $4 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इस टाइम पे उनका जो रिटर्न है वो $1.5 मिलियन है, प्रॉफिट जो हुआ उनका एक साल के तकरीबन, एक साल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 40% का रिटर्न है। सऊदी अरब मार्केट आप सोचेंगे कितना परफॉर्म किया, 1%, 1.5 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है सऊदी अरब की मार्केट। और यही हुई मेरे स्टूडेंट का 40% का रिटर्न है, एक ऐसी मार्केट जो परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। और वो मुझे बता रहे थे दिस मॉडल, इन्वेस्टर जिनी मॉडल। और ये वहाँ भी, ये अब तो खैर मैंने रिसेंटली भी अपने कुछ स्टॉक पिकिंग्स वगैरह बताई हैं, एक महीने पहले भी मैंने 2025 की बताई हैं हमारे सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर, बुल्स एंड बियर्स का शो हम करते हैं, वहाँ पे आई शोड देम, ठीक है। रिसेंटली अगर एक महीने का भी रिजल्ट मैं आपको वैसे बता दूँ, एक महीने के अंदर वही स्टॉक्स ने तकरीबन ऑन एवरेज 7% की परफॉर्मेंस दी है, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 4% परफॉर्म कर रही है। तो अभी भी हम 3% ऊपर है, एक महीने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की रेट में लेके जाएंगे तो ये रिटर्न्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मैं आपको एक चीज़ ये यहाँ पे मेंशन कर दूँ, बहुत कम दुनिया में म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं जो आपकी मार्केट को बीट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठे हुए हम जो हैं ये मार्केट्स को बीट भी कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड ऑल्सो यू सेड कि मैं इंटरनेशनल प्रोफेसर से भी मिला हूँ व्हेन यू वर एक्चुअली बिफोर डिज़ाइनिंग द कोर्स, आपने कोर्स डिज़ाइन किया, पर उससे पहले यू हैव मेट दीज प्रोफेसर्स ऑल्सो, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? अच्छा, सो ये वाला जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये मेरा दूसरा वाला जो कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, करेंसी के मार्केट के ऊपर मैंने एक फंडामेंटल्स का कोर्स बनाया। दिस इज़ वेरी डिटेल कोर्स। अच्छा, इसका प्री रैक हमने रखा हुआ है, टेक्निकल के एनालिसिस जो कोर्स जो दूसरा फराज पढ़ाते हैं वहाँ से जो करके आएगा, फिर उसके बाद हम ये एडवांस कोर्स एक बनाया हुआ है, और ये काफ़ी डिटेल्ड है। अच्छा, इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि अनलाइक कैपिटल मार्केट्स वाली जो स्टॉक मार्केट है उसमें तो काफ़ी रिसर्च वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है। करेंसीज के मार्केट के ऊपर बहुत कम फंडामेंटल्स के ऊपर अवेलेबल है, वो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो मुझे आई हैव टू गो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा मुझे मॉडल्स को पढ़ना पड़ता था। और मॉडल्स को जब मैं पढ़ता था तो लेट्स सपोज मैंने 10 मॉडल्स पढ़े, उसमें से एक मॉडल मैंने पढ़ना शुरू किया करेंसीज के ऊपर, और उसके बाद एट द एंड वो ऑथर ये कहता था कि इसका जो रिजल्ट है वो क्वान्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने उसमें से मॉडल्स सिलेक्ट किए कि कौन कौन से मॉडल्स इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कौन सी है, ठीक है। उस चक्कर के अंदर मैंने फिर प्रोफेसर जो आपके हार्वर्ड के प्रोफेसर आई रीच्ड आउट टू देम, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर आई रीच्ड आउट टू देम, ठीक है। और दुबई भी मैं गया था, नहीं थ्रू एक्चुअली मेरा रेफरेंस निकल आया था। सो वो दुबई में एक हमारे जानने वाले, वो ही इज़ अ प्रोफेसर देयर, और वहाँ से उनके कनेक्शन कुछ थे, तो मैं रीच आउट थ्रू देम, ठीक है। तो मैंने जब उनको अपना ये मॉडल दिखाया, क्योंकि मैं जैसे इन्वेस्टर जिनी मॉडल बनाया था, तो मैंने ये भी मॉडल एक बनाया करेंसीज के ऊपर, और एक करेंसीज का मैंने अभी तक जो रिजल्ट दिखाए 80% की एक्यूरेसी आ चुकी हुई है। अच्छा। कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी इस मंथ के अंदर करेंसीज कहाँ पे जा सकती है, ठीक है। वो कोर्स लॉन्च हो गया क्या? कोर्स लॉन्च हो गया हुआ है फॉर फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट का, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जो है मैंने जब उन प्रोफेसर्स को दिखाई कि मैंने ये वाला मॉडल बनाया, तो अब मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि यार मुझे ये बताएं कि मुझे नज़र नहीं आया ये कोर्स जैसे मैंने डिज़ाइन किया, वाई इज़न्ट इट इन हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के अंदर इस तरह से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। वो उन्होंने यही बात की कि वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है, लेकिन जो तुमने चीज़ बनाई इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े बड़े हैं वो तो अप्लाई कर रहे होंगे अपने एंड पे, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो नहीं देते, ठीक है। मैंने चीज़ बनाई कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कम से कम ये चीज़ की आइडिया होना चाहिए ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। उन प्रोफेसर्स ने मुझे ये कहा कि आप ये क्यों नहीं करते, राइट अ बुक ऑन दिस एंड इट विल सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई थी वो काफ़ी डिटेल थी। क्यों नहीं सिखाते? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं
चलें, एक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस मामले में बहुत वीक है। पर्सनल फाइनेंस पे तो कोई है ही नहीं ना। आप तो फिर एडवांस कोर्स की बात कर रहे हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल्स ही नहीं पढ़ाए जा रहे होते, सही है। लेकिन अगर जैसे हार्वर्ड जैसा इदारा है तो वहाँ पे भी आई एम श्योर पर्सनल फाइनेंस का टच तो देते होंगे, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस और जो एडवांस कोर्सेज हैं ये नहीं होते। तो उसकी वजह क्या है? आई मीन दे सजेस्टेड यू कि आप किताब लिखें, दे डिडंट सजेस्ट यू कि आप आगे पढ़ा दें यहाँ पर। नहीं, वो भी हो सकता है। वैसे उन्होंने सजेस्ट तो ही किया था कि आप ये बिकॉज आई हैवंट डन मास्टर्स, स्पेशलाइजेशन की भी है मैंने, तो वो कहते हैं मास्टर्स करके आप पढ़ाते क्यों नहीं, उन्होंने कहा था मुझे। अच्छा। बिकॉज यू शुड ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, कुछ स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस के बाद आप जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में तो तभी पहुंचोगे आप, डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। कोर्सेज आर लाइक वेरी वैल्यूएबल ना। आई मीन उनके लिए तो फिर क्या उनके स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वहाँ पे मार्केट में बच्चा पैसा देने को भी तैयार है एंड फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं। Exactly. तो फिर वो तो कोर्स बाय भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड। वहाँ पे ये वाले कोर्सेज क्यों नहीं है? कैपिटल मार्केट्स के हैं कोर्सेज, ठीक है, वो थ्योरी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आई एम फ्रॉम लम्स ग्रेजुएट, ठीक है, तो लम्स में भी प्रॉब्लम ये होता है कि आप पढ़ तो लेते हो थ्योरी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, तो वो आपका वो जज्बा पैदा नहीं हुआ होता है, पैशन पैदा नहीं हुआ होता। तो वो जो कन्वर्जन होती है ना, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इतना उसको इंटरेस्ट पैदा कर दो कि आप वहाँ पे जाके करें। ये तो पूरी दुनिया में लैक करता है, ये चीज़ तो हर जगह पे तकरीबन, चलें कुछ जो है आईवी लीग वाली का जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक कोर्सेज तो हैं, करेंसीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, कैपिटल मार्केट्स के ऊपर तो है। अच्छा, जो मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर है। करेंसीज़ के ऊपर मसला इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस 2009 के अंदर चला था, ये तो खैर कुछ बिगनर्स को आइडिया नहीं होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें। 2009 के बाद जो था आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो गया था, ठीक है। आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, यानी कि जो आपने पढ़ा भी हुआ था लेक्चर 5 के अंदर, जिसने स्टीरॉइड्स पे लगा दिया अपने इकोनॉमी को, और उसके बाद जो है इकोनॉमी बिल्कुल ही ग्रोथ स्टेज पे चली गई। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0% कर दिया आपने। तो पिछले 10-15 साल आपके बिल्कुल ग्रोथ स्टेज पे चले थे। वो जो ट्रेडिशनल मेथड से जो करेंसीज के ऊपर अप्लाई होते थे, वो थोड़े से यहाँ पे चेंज हुए थे। तो जब आपके ये चेंजेस आती हैं तो आपकी करेंसीज, ऐसी बात है, वो ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं चलेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कोर्स थोड़े से शुरू में मिसिंग नजर आएंगे, क्योंकि अब बन चुके हैं। लेकिन अगेन जो बने हैं तो वो जो आपने इंटरेस्ट पैदा करना होता है ना, जैसे मैंने कैपिटल मार्केट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया था आपका, कि आप लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, ये असाइनमेंट्स आप करें, वो जब इंटरेस्ट पैदा किया जाता है फिर आपका वो चीज़ क्लिक करती है। सो आई थिंक कि अभी इंटरेस्ट उस तरीके से करेंसी मार्केट में निस्बतन कम है, कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है रिटर्न्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा बन रहे होते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न। इंटरेस्टिंग। आई मीन सो अगर वो थोड़ा सा अब इंटरेस्ट भी मुझे लगता है वहाँ पर स्टूडेंट्स का बिल्ड होगा वंस दे यू नो स्टार्ट थ्रोइंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज। पर किताब तो लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। किताब लिख रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी है सरमाया के ऊपर, जब वहाँ से फारिग होंगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, ठीक है। सो टेल मी, व्हाट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक एनी इन्वेस्टर कैन मेक? स्टार्टिंग लेट। बेशा आप देखें, बहुत वॉरेन बुफे ने क्या बात की थी, एट द एज ऑफ 11 उसमें पहली इन्वेस्टमेंट की, उससे पहले वो कहता कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये ना देखें यार मार्केट नीचे जाती है ऊपर जाती है, आप ये देखो कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है। हमने बात की ना, मार्केट स्टॉक मार्केट -5% थी, ठीक है, पावर सेक्टर 60% पर था, तो क्यों जा रहा है ऊपर? तो जितना आप अर्ली स्टार्ट करके चीज़ों को सीख के करेंगे उतना आपके लिए। और मैंने जब आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर किया था, यू सेड देर से शुरू किया है, और मैंने एक्चुअली बहुत देर से शुरू किया। कोर्स लेने के भी 3-4 महीने के बाद मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड आई वाज लाइक, आई विश अगर मैंने ये जल्दी कर दिया होता, आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन व्हेनेवर बाय नाउ, एटलीस्ट आई स्टार्टेड। तो एक तो ये चीज़ है। एंड व्हाट आर द अदर यू थिंक मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स डू मेक? अच्छा, विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो ये तो हम तो कवर करते हैं ना, कि जो आपको चीज़ें सारी सिखा देते हैं कि ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट, स्टॉक मार्केट कब परफॉर्म करेगी, फिक्स इनकम के अंदर कब जाना है, गोल्ड के अंदर कब जाना है, डॉलर कब लेना है, इस तरह की सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि यार स्टॉक मार्केट आज के दिन नीचे चली गई तो भाई ये तो मसला हो गया, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो निकालो पैसे। इमोशंस आ जाते हैं, साइकोलॉजी आ जाती है। तो ये वाला जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये इनिशियली सबके साथ होता है, चाहे जितना मर्जी नॉलेजेबल इन्वेस्टर आ रहा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो मर्जी है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम आप अपनी नॉलेज से ही करते हो कि आपको पता है कि यार ये कंपनी है, ये अच्छे आगे ग्रो करेगी, ये साल इसके लिए बेहतरीन है। जैसे मैं तो यही करता हूँ ना कि बिजनेसेस ऐसे सिखाता हूँ कि आपके अगले 1 साल के लिए कौन से बेहतरीन है, ठीक है।
तो जब आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो तो देखें हालात बुरे हैं, उन्होंने शटर तो नहीं बंद किया ना, बिजनेस तो कर रहे हैं। सो जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सो ये जो है साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हाट अबाउट दुबई स्टॉक मार्केट्स? आप वहाँ पे करते भी हैं इन्वेस्ट, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स? अच्छा देखें, ओवरऑल मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आपने देखा डेवलपमेंट हो रही है, दुबई के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है, सऊदी अरब के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है। सऊदी अरब की मार्केट तो बहुत एक्सपोनेंशियली इसमें इन्वेस्टर्स घुसे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे मिडल ईस्ट से भी बिलोंग करते हैं। सो वहाँ पे तो मार्केट्स, मैंने आपको एग्जांपल बता भी दी, 40% एक रिटर्न मेरे स्टूडेंट का था। अच्छा, दूसरे एंड पे अगर आप दुबई मार्केट को भी देखें, इसमें भी अच्छा यहाँ पे मार्केट, ओवरऑल मार्केट साइज वाइज देखा पाकिस्तान से बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। अब मेरे ख्याल से दुबई के अंदर 45 to 50 हैं और तकरीबन 50 अबू धाबी की जो मार्केट है उसके अंदर है, ठीक है। सो दे आर लिमिटेड कंपनीज, तो सिलेक्शन करना निस्बतन आसान है। अब यहाँ पे सिलेक्शन अगेन वही क्राइटेरिया जो आप इन्वेस्टर जीने का, हम अच्छी कंपनीज पिक करने का, अगर हम यहाँ पे भी लगाएं तो अगेन आपको बहुत अच्छी कंपनीज मिलती है। रिसेंटली इमार ने एक महीने के अंदर, पिछला एक महीने की बात किया, 30% का रिटर्न दिया एक महीने के अंदर, ठीक है। और इसकी रीज़न ये थी कि ऑल्दो इमार 28% रियल एस्टेट का उसका मार्केट शेयर है इन दुबई, ठीक है, इन ओनली दुबई। तो उसने क्या किया कि अब डिविडेंड्स देना शुरू किया। मेरे ख्याल डिविडेंड्स उसने लास्ट टाइम उसने बताया कि मैं डिविडेंड दूंगा, और उसके बाद उसका स्काई रॉकेट किया शेयर, ठीक है। और ये आज से अगर मैं 2020 की बात करूँ, कोविड के बाद, तो 2 दिरहम्स का शेयर था, अब अराउंड अबाउट 12 दिरहम या 14 दिरहम पे आ गया। तो 6x का रिटर्न है इन 2-3 साल के अंदर। तो अब अंदाज़ा लगा लें तो कितना ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट बिटकॉइन? हैव यू इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस? अच्छा, बिटकॉइन, आई हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, और बल्कि हम ये करते हैं कि मेरा एक यूट्यूब के ऊपर एक मेरे स्टूडेंट हैं, अली जवाद उनका नाम है, मैंने उनके साथ मिलके एक पॉडकास्ट भी ये की थी, इस तरह से जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे थे, पॉडकास्ट हमने की थी, और अपने फंडामेंटल्स की भी बात की थी कि आप क्रिप्टो के अंदर फंडामेंटल्स को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बैक एंड पे कई किस्म के टोकन्स होते हैं, कई किस्म की प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आपको ये पता करना चाहिए कि प्रोजेक्ट पीछे बैक एंड पे क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है। मैं बिटकॉइन की जो एक जिसको वैल्यू कहता हूँ या फंडामेंटल्स कहता हूँ, दैट इज़ जो फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे अभी तो खैर बहुत टाइम अगर मैं बताना चाहूँगा तो फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो बिटकॉइन वाज अ सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम करंटली राइट नाउ, ठीक है। अच्छा। जो बैंक्स जो आपको क्वांटिटी ईजिंग वगैरह कर देते हैं ना, ये सारी सप्लाई करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, और उससे ग्रोथ आप ले आते हो। तो उससे मसला क्या होता है कि आपके जो गरीब तबका है उसके ऊपर बहुत असर आ रहा होता है। बहरहाल ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं, खैर अभी ये तो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया हुआ कि वो जो बैक एंड पे जो बिटकॉइन रिड्यूस करने वाला जो सातोशी नाकामोटो है, ये बंदा है कि ऑर्गेनाइजेशन है, वी डोंट नो, ठीक है। बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज, वो जो कहता है वो ये कहता है कि आई इंट्रोड्यूस दिस एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और वो लिमिटेड है, बिटकॉइन लिमिटेड की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर उसकी डिमांड जो क्रिएट होती है, वो उसकी डिमांड क्रिएट होती है कि आप कितना उसको माइन कर रहे हो, डिजिटल माइनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होता है, उसका डिफिकल्टी एक लेवल होता है। सो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू जितना माइन हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बंदा उसमें जाएगा, ठीक है, डिफिकल्टी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब डिफिकल्टी ज़्यादा होगी तो जो इनिशियल के लोग जिन्होंने शुरू में माइनिंग की थी, उन्होंने तो बहुत पैसा बनाया, मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा नीचे था। अब जब जितने ज़्यादा लोग जाएंगे तो चांसेस ये हैं कि जो माइन अच्छा कर रहा है, यानी कि कॉस्ट जिसकी कम है, जिसके मशीन्स एफिशिएंट है, वो थोड़ी सी माइनिंग ज़्यादा अच्छी कर देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा बिटकॉइन उसको मिलना एज ए रिवॉर्ड, अच्छा रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलता है आपको, ठीक है। तो बिटकॉइन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसका जो सिस्टम उस बंदे ने बनाया, सतोशी नाकामोटो, ये कहता है कि माइनिंग से क्या होगा कि आपका एक टाइम पे हाविंग करता जाऊँगा मैं। हाविंग होती है 4 साल के बाद उसकी सप्लाई को कट कर, मतलब उसको ओवरऑल जो है वो कम हो जाता है, हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जब हाफ करोगे सो सप्लाई एंड डिमांड कम्स इनटू मैटर, और आपकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो वो जो रिवॉर्ड था, जो बंदे माइन कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल की वजह से, तो उनको कम जब बिटकॉइन मिलेगा तो वो उनका तो नहीं रहेगा, सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई हम माइनिंग करें, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर प्राइस ऊपर जाएगी।
जब प्राइस ऊपर जाएगी तो उनका रिवॉर्ड थोड़ा साथ साथ मिलता रहेगा. Okay. सो दिस इज हाउ द बिटकॉइन बैकएंड से, अब टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में नहीं मुझे पता, मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स. Okay. और बिटकॉइन आपका ऊपर जाता है. अच्छा, अब जब मैं इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, तो मैंने एक साइकिल बताया हुआ इसका, 4 साल का साइकिल है ठीक है. बिटकॉइन का, और इसके साथ ऑल्ट कॉइन्स का भी इसी तरीके से है. ओके 4 साल में 1.5 साल जो है बिटकॉइन ऊपर जाता है और 2.5 साल जो है वो नीचे रहता है. अच्छा सो वो जो साइकिल था, अगर आई डोंट नो कि आपने फॉलो मुझे उस टाइम किया था कि नहीं, मैंने पहला जो बाय करवाया था रिसेंटली की बात कर, जो लास्ट ईयर हमारा 4 साइकिल का चल रहा है, वो अक्टूबर 2022 का करवाया था. अच्छा ठीक है. और मैंने जो दूसरा वाला करवाया था वो मैंने अक्टूबर 2023 में. ओके और मैंने ये बताया था कि साइकिल जो आपके हैं ये 2 दफ़ा नीचे आते हैं. एक दफ़ा अक्टूबर 2022 में आया था और दोबारा जो है नवंबर 2023 में आया था. ओके उसके बाद जो है ये अब ऊपर दोबारा आया है. हाँ. उस टाइम पे अक्टूबर 2022 में 16,000 पे आ गया था बिटकॉइन, तो मैंने तब खरीदवाया था. और इस टाइम पे अब आप देख लें 100,000 से ऊपर है. सो दिस इज हाउ द साइकिल यू वर्क्स. हैवंट एडेड बिटकॉइन इन द कोर्स, उसमें गोल्ड और वो सारी चीजें हैं, सिल्वर भी है, हाँ. बिटकॉइन नहीं डाला ना? नहीं, बिटकॉइन नहीं डाला था. सो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स. लेकिन उसमें मैंने खैर ये भी बता दिया था कि जो मैंने जो पॉडकास्ट की थी, एक तो ये है कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है और एक और भी अवेलेबल है. वो 3 आवर्स की है. काफ़ी डिटेल में हमने उसको बताया था कि उसकी क्रिप्टो की फंडामेंटल्स कैसे हैं. यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे है बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक. वो आप के लिए लिंक अवेलेबल होगा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे. अच्छा, you स्टूडेंट्स के can लिए go through अवेलेबल that. होगा. Yes. लाइक फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज ओनली, इफ आई वांट टू लाइक स्टडी अबाउट इट, यू नो. तो खैर वो फिर अगर कोई ऐसा बंदा जिसको क्यूरियस है उस बारे में, तो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सर्च करके मिलेगा. सरमाया पे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि सब एक जगह पे एक जगह पे मिल जाता है. ये है. सो टेल मी व्हिच आर द सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू डोमिनेट इन फ्यूचर, लेट्स से नेक्स्ट 5 years इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट. सो पहले तो मैंने आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बता दिया. ठीक है. और दूसरा है जो दैट आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो सीमेंट इंडस्ट्री है. ठीक है. सीमेंट भी हो सकता है, उसके साथ स्टील भी हो सकता है. ये दोनों का मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ. सीमेंट इंडस्ट्री, अगर आप पाकिस्तान के रियल एस्टेट की बात करें ना, तो मेजॉरिटी तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं लोग. ठीक है. लेकिन ये भी साइकिल के साथ ही इसका बहुत ज़्यादा फोकस है. ठीक है. जब भी आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होते हैं, ये भी परफॉर्म करती है. जब आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तब ये भी गिरती है. ठीक है. तो ये जो स्टॉक मार्केट का कनेक्शन हमने बात की थी, ये रियल एस्टेट का भी तकरीबन ऐसे ही है. रिसेंटली 2-3 सालों से थोड़ा सा आपने देखा कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई थी रिसेंटली, इसने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया था कि टैक्स कलेक्शन वगैरह ज़्यादा थी. ठीक है. अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर आपको ग्रोथ अगर चाहिए होती है तो ये ग्रोथ आपकी कहीं और सेक्टर से नहीं आ रही होती है, रियल एस्टेट से लेके आते हैं. ठीक है. तो जब हालात आपके थोड़े से बेहतर आ जाएंगे ना, तो ये खुद से एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ले आते हैं. और उसकी बेस के ऊपर आपकी रियल एस्टेट थोड़ी सी परफॉर्म करती है. रियल एस्टेट परफॉर्म करती है तो आपका सीमेंट आइडली परफॉर्म करेगा, साथ ही स्टील भी करेगा. ठीक है. अभी आज से एक दो दिन पहले की न्यूज़ है, मेरे ख्याल से आई थिंक कल आई है या परसों आई है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास 5 करोड़ पे हैं, ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, घर लेना चाह रहे हो, तो उसमें आपकी कोई पूछगिछ नहीं होगी. ठीक है. एक टाइप की वही एमनेस्टी स्कीम ले आए हैं दोबारा से, जो कि उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी रियल एस्टेट दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी. अभी मैंने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा नहीं है, हो सकता है टैक्स की इम्प्लीकेशन वगैरह हों, लेकिन उससे क्या हुआ है कि आपके अगेन रियल एस्टेट परफॉर्म करेगी और उसके बाद आपका सीमेंट्स अगेन परफॉर्म करेगा. अच्छा, अब सीमेंट्स के साथ स्टील भी परफॉर्म करता है, स्टील भी चाहिए होता है. स्टील का थोड़ा सा मसला ये है कि ये इंटरनेशनल ग्लोबल रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है. ठीक है. तो अगर इंटरनेशनल ग्लोबल रेट्स अगर आपके ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे तो या इनके लिए भी प्रॉब्लम आती रहती है. ठीक है. क्योंकि इन्होंने वहीं से लेके तो यहाँ पे बेचना भी होता है. स्क्रैप्स इंपोर्ट वगैरह भी स्क्रैप्स वगैरह होते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है स्टील सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने इस साल के अंदर जो मेरी टॉप 25 पिक्स है उसमें स्टील को सेक्टर को मैंने कवर नहीं किया था. ठीक है. लेकिन क्योंकि बाकी बहुत से सेक्टर्स थे, लेकिन अगर आगे जाके अगर आप बात करें 5 साल के अंदर, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर इनके लिए बेनिफिट होता है और रियल एस्टेट से इनकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो यस, स्टील कैन परफॉर्म एज वेल. अच्छा, ओके ओके. अच्छा, ऑल्सो एक चीज़ आपने टच की टैक्सेस पे. अच्छा, वन मोर. हाँ, आजकल फार्मास्यूटिकल मैं मिस कर गया हूँ. फार्मास्यूटिकल तो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था. फार्मास्यूटिकल जो है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्वेस्टमेंट इसमें करवाई हुई थी, इट हैज़ परफॉर्म मैग्निफिसेंट. बहुत ज़बरदस्त स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दिए हैं उसने इस साल के अंदर. उसकी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है इस पूरे सेक्टर के ऊपर. ठीक है. कि आपके 2 किस्म के ड्रग्स होते हैं, एक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ड्रग्स. एसेंशियल होते हैं आपके लाइफ सेविंग वगैरह ड्रग्स होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए या कोई ऐसे आ गए जो लाइफ सेविंग नहीं है. ठीक है. सो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया हुआ था पिछले कई सालों से. रिसेंटली उनने ये किया है कि जो आपके नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं जिन कंपनीज के थे, उनको
उनके ऊपर से रेगुलेशन हटा दिया कि आप भाई इसकी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो, हमारी तरफ से छूट है। ठीक है। सो नॉन एसेंशियल ड्रग्स जिन कंपनीज के भी थे उनके अच्छे खासे मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी जिनके जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स में ज़्यादा डील करती थी उनने शूट अप किया। ठीक है, जिसमें एबर्ट आ गया, आपका AGB लिमिटेड आ गया, इसके अलावा BF बायो आ गया, ये सारी कंपनीज जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सो आगे जाके मुझे अभी इनमें भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सो दीज विल बी माई टॉप 4 You still सेक्टर्स। see potential कि अभी आगे जाके और भी होगा। यस यस। Okay, so I invest in BF Bio and Haleon right now. These are the तो two that रिटर्न तो I... आए होंगे आपके। हाँ, पर मैंने लेट इन्वेस्ट किया ना, मेरा सही। प्रॉब्लम ये है। So, लेकिन जिस टाइम पे माय फ्रेंड इन्वेस्टेड BF Bio, जब ये IPO वाला सीन हुआ था, तो उस टाइम पे तो अगर आप चेंज देखिए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न उसने तो कमा लिया है। मैंने कहा, और जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया वो नीचे चला गया। सही है। चलो कोई नहीं। बट आई एम ग्लैड कि चलो मुझे ये अवेयरनेस तो है कि मैंने राइट कंपनीज चूज़ की हैं, थोड़ा टाइम बाद ही सही, बट आई विल गेट द रिटर्न। ओके, द अदर थिंग इज़ मुझे ETF के बारे में जानना है। सो देर आर टाइम्स व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट या स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में। सो मुझे ऐसा लगता है ETF हेल्प्स देम। व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? अच्छा, सो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अब ये क्या होता है कि बेसिकली दुनिया के अंदर पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स को आप पैसे देते हो और पैसे दे के वो आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ग्लोबली क्या हो रहा है कि ETFs अब लॉन्च कर दिए गए हैं और ETF जो है ना वो रिप्लेस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह को। ठीक है, अब क्या करता है रिटेल इन्वेस्टर, अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ETFs अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स और ETF में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स को तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ETF जो होता है ना ये आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ब्रोकर पे जहाँ पे भी अकाउंट आपने खोला हुआ है, आप ETF पे जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और वो जो फीस आपने म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट फीस वगैरह जो भी फीस देनी थी वो आपकी निस्बतन कम हो जाती है। ETF की जो फीस है वही होती है। ठीक है, सो एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी, ETF डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनली तो ऐसे भी ETF हैं जिसमें ग्रोथ के स्टॉक्स हैं, जो कंपनी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है उसका एक लिस्ट बनी होती है। फिर ETF ऐसे भी हैं जो कि ब्लू चिप्स हैं। इधर ब्लू चिप्स वाली कंपनीज होंगी वो क्या जो बहुत स्टेबल हो चुकी हैं कंपनीज, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, फिर आपके सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज अच्छी जो हैं उनका एक सेक्टर बना होगा ETF का, तो आप अगर उसको पिक करना चाह रहे हो तो उसमें कर लें। अब पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल तो वो ग्रोथ वाली इस तरह से नहीं की हुई उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी सेक्टर की जैसे बनाई हुई है वो ETF अवेलेबल है, फाइनेंशियल सेक्टर का ETF अवेलेबल है, तो आप उसमें जाके इन्वेस्टमेट कर सकते हैं। वैसे रिसेंटली आई थिंक JS का मोमेंटम ETF बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने नाम से ही मेंशन कर दिया ना मोमेंटम टाइप, जिसमें स्टॉक्स की ज़्यादा आ रही है, तो उसने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये लग रहा हो कि ETF अच्छे हैं विदाउट नोइंग कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि ETF का काम बैकएंड से जो मैनेजमेंट है वो यही कर रही है ना, अच्छी कंपनीज पिक करके कर रही है, सो यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन ETF। ठीक है, डिविडेंड्स देता है ETF? ETF देता है डिविडेंड। हाँ, ओह इंटरेस्टिंग। ओके ओके। अच्छा, आई वाज आस्किंग कि मैं ऑफ कैमरा भी आपसे ही पूछ रही थी और मैं ऑन कैमरा भी अगेन पूछूंगी कि आप एक NIC और एक बैंक अकाउंट पे कैन यू ओपन मल्टीपल अकाउंट्स ब्रोकर के साथ, मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ में? Yes, definitely. That is possible. Yes, right? that's possible. Because we were discussing this with Wali as well yesterday. उनका मैंने किया था. Okay, taxes is something that I want to touch base because अक्सर तो लोग taxes दे ही नहीं रहे होते ना, यहाँ पे तो awareness ही वो नहीं है. So स्टॉक मार्केट पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं और when we generate profit, so एक फाइलर के लिए उस पर कितना टैक्स है और एक नॉन फाइलर के लिए कितना टैक्स है उस पर? अच्छा, इसमें हमेशा में मेरे से मिस आउट हो जाता है, लेकिन फाइलर्स के लिए 15% है ऑन द कैपिटल गेन टैक्स, और जो नॉन फाइलर्स हैं तकरीबन 30% है, 25 या 30 है। डबल है ये? हाँ, डबल है। सो फाइलर होना बहुत बेनिफिशियल है। सो आई थिंक अगर वो फाइलर नहीं भी है उसको आप फाइल करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपको कई आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो मेरे ख्याल से तो आपको पैसा अच्छा ये चले फाइलर के लिए 15% है यहाँ पर, बाकी मार्केट्स में जैसे दुबई मार्केट में आप करते हैं इन्वेस्ट, US में करते हैं, वहाँ पे टैक्सेस कितने हैं? वहाँ पर सारे फाइलर होते हैं। सो तो फाइलर तो भी यही है, कितना 15% ही है। अच्छा, इतना ही होता है। ओके ओके, कूल। So one major thing that we studied in your course was of course cyclical and defensive stocks, and this is something जो कि बेस होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो थोड़ा सा उसको भी टच करें एंड लेट पीपल नो व्हाट इज इट अबाउट। अच्छा, तो सिक्लिकल्स एंड डिफेंसिव जो है ना, दो किस्म के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि ये कहा यह जाता है कि जब आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही होती है, या आप ये कह लेंगे रिस्क ऑन, हमने बात की रिस्क ऑन के जितने भी आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो 5 से 6 फैक्टर्स हमने पढ़े थे हमने कोर्स के अंदर, तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके आना शुरू हो जाएं तो आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो कर रही है।
और जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो सर्टेन ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो बड़ी तेज़ी से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनमें सिक्लिकल्स आते हैं, ठीक है। अभी जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे जिसमें फार्मास्यूटिकल आपका आ गया, सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, ऑटो आ गया, ये सारे सिक्लिकल्स हैं। तो ये सेक्टर्स उस दौरान जो है ज़्यादा परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू डिफेंसिव सेक्टर। अच्छा, अब डिफेंसिव सेक्टर क्या होते हैं? डिफेंसिव सेक्टर्स वो वाले सेक्टर्स होते हैं जब आपकी इकोनॉमी थोड़ा सा मुश्किलात में चल रही हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़े से ऊपर जा रहे हो, इस तरह की चीज़ आ रही हो, तो वो सेक्टर थोड़े से बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कंट्री टू कंट्री थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डिफेंसिव सेक्टर्स बहुत चुन के 3-4 ही हैं, ठीक है। एक ऑयल गैस का है, क्योंकि अगर आप देखें हमारी महंगाई जो है ना सबसे ज़्यादा ऑयल से आती है। हम 25% ज़्यादा 25 से 30% तकरीबन ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं, विच इज़ अ ह्यूज बिल ऑन आवर पार्ट, ठीक है। तो जब वो होगा तो आपके रेट्स वगैरह ऊपर जाएंगे। तो ऑयल एंड गैस ये कंपनीज आ गई हमारी जो ऑयल बेचने वाली है। दूसरी आती है आपकी फर्टिलाइज़र। अच्छा, फर्टिलाइज़र क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इस पूरे सेक्टर को जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए हैं, सब्सिडीज़ दी हुई हैं कि भाई आप क्योंकि हमारी बैकबोन हो तो हम आपको गैस सस्ती में देंगे, ये सारा कहें। तो ये कैश रिच एक आपका सेक्टर बन गया। तो ये दूसरा सेक्टर आ जाता है। तीसरा बैंक्स आते हैं। अच्छा, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट जैसे आपका ऊपर जाता है तो बैंक्स को फ़ायदा होता है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक्स प्राइमरीली क्या करते हैं कि हमसे 0% पे पैसे लेते हैं और 22% के ऊपर जाके पैसे बना के इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, बैंक्स के लिए फायदा। तीसरा याद है। चौथा आपका पावर सेक्टर आ जाता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने बात की थी कि बिजली के रेट ऊपर जा रहे थे, वो तो परफॉर्म कर रहे थे। पांचवा आपका आ गया फूड एंड पर्सनल केयर आपका आ गया, क्योंकि खाना पीना तो है लोगों ने। सो ये 5 सेक्टर्स ऐसे आ गए। तो ये है डिफेंसिव एंड सिक्लिकल। अच्छा, रिसेंटली डिबेट भी ये चल रही थी और हुआ ये था कि जो कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स जो है ना स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से नीचे आए हैं, ठीक है, और जो बाकी सिक्लिकल्स हैं वो जो है ना उसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो मेरे जो टॉप 25 पिक्स मैंने 2025 की बताई हुई थी, उसके अंदर जो है एंड फॉर ऑल दिस पीपल मैं ये भी बता दूं, अगर आपने देखना हो तो बुल्स एंड बीएस के ऊपर, सरमाया के ऊपर हमारा 26 दिसंबर आई थिंक 2024 के अंदर मैंने ये पूरे 25 पिक्स बताई हैं। उसके अंदर मैंने फोकस सिक्लिकल्स के ऊपर ज़्यादा किया, ठीक है। तो वो इस वजह से पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि अब सिचुएशन हमारी इस टाइम पे इकोनॉमी के लिए अच्छी है, रिस्क ऑन के लिए अच्छी है। सो सिक्लिकल सेक्टर्स विल परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू डिफेंसिव। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक किसी को बेसिक आइडिया चाहिए तो उसके मिल गया है। बाकी इफ दे वांट टू रिसर्च दे कैन रिसर्च। इफ यू वांट टू गो फॉर द कोर्स आई विल रिकमेंड द कोर्स। यू हैव टू गो फॉर द कोर्स बिकॉज दैट विल जस्ट गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट जो कि मुझे लगता है 4 बार भी आप कंज्यूम करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। बिकॉज हम इतना जो है ना कंज्यूम एक दफ़ा में कर भी नहीं पाते। मैंने एक्चुअली तो वो ट्यूटोरियल्स 2 बार देखे हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि तीसरी बार भी जाके देखूँ, बिकॉज देयर मस्ट बी समथिंग जो कि मुझसे मिस हुआ होता है, क्योंकि इतना कंटेंट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि जितनी वैल्यू आपने उसमें डाली है ना। एवरी अदर ट्यूटोरियल विच इज़ ऑफ 40 मिनट और 50 मिनट और 60 मिनट। अच्छा, पहले वो बड़ा स्कैरी लगता था मुझे। द मोमेंट आई यूज़ टू यू नो सैटरडे को मैंने देखना होता था वो दोनों ट्यूटोरियल्स, तो मैं देखती अल्लाह ताला 60 मिनट 50 मिनट फिर दूसरा वाला अच्छा 25 मिनट, चलो ये थोड़ा सहारा हो गया कम है। पर अगेन जितनी उसमें वैल्यू है हर मिनट में वैल्यू है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट कोर्स एंड इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू हियर। आई लर्नड अ लॉट और काफ़ी चीज़ें मैंने रिकॉल भी कर ली हैं। आज मैं दोबारा से जाके कोर्स रखा है ना वहाँ पे। नहीं आपके पास फॉर लाइफ टाइम है। अमेजिंग। सो आई एम ग्लैड कि आपने बहुत अच्छे से खुल के बात की, वरना जनरली पीपल आर लाइक कि नहीं अब तो तुम जाके कोर्स देखो मैं नहीं बताऊंगा काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ देयर। बट आई एम ग्लैड लाइक ऑल्सो ओपनड अप अमेजिंगली एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन हिज एपिसोड एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाने से पहले कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कोई लास्ट वर्ड्स? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी महम, इट वॉज अ प्लेजर। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा। एक तो नंबर 1 हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिकल आपने देखा नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। जब भी आप टीवी ऑन करोगे तो एक नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो आपका माइंड भी ना उस तरीके से डेवलप करता है। जो हमने रिसेंटली बात शुरू में नहीं बात की, जैसे कि आपका जो पहले वाले साल होते हैं, शुरू के साल है, तो क्यूरियोसिटी होती है आपको। तो जो चीज़ आप देखोगे वही आप कंज्यूम करोगे, वही आप सोचना शुरू कर दोगे। तो जो आप टीवी देखते हैं ना, तो पहली सजेशन मेरी होगी टीवी बंद कर दें, ठीक है। ये पॉलिटिकल टीवी ये जो है ना ये देखना ही छोड़ डराता है आपको। हाँ, ये चीज़ जो है ना आपको नेगेटिविटी फैलाएगा, ठीक है। दूसरे एंड पे हमारा जो सरमाया के ऊपर बुल्स एंड बियर्स शो है, तो ये एनीवन कैन गो एंड चेक दैट आउट। उसमें देखें मैं जो हूँ सारी इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, और मेजरली पिछले 1.5 साल के अंदर सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट आपकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आप डिफ़ॉल्ट पे जाने वाले थे, खुदा ना ख्वास्ता। और सिचुएशन खैर पॉलिटिकल भी थोड़ी सी थी, लेकिन पॉलिटिकल के अलावा रशिया यूक्रेन वॉर भी थी। सो वो चीज़ से निकले हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉजिटिव वाली साइड पे हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो जब आप ये थिंकिंग रखते हो तो आपको हमेशा इन एवरी क्राइसिस भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। और
इन एवरी सिचुएशन आपको आप या कहीं पे भी जाओगे आपको नज़र आएगा कि यार बिजनेस कैसे चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे जब मैंने आप आया था, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, मैंने आपसे आगे बिजनेस के 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ माई माइंड वर्क्स, और हर बंदे का इस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अपने आप को कमतर नहीं समझना, अपने आप को ये समझें कि यू हैव अ पर्सनैलिटी, यू हैव अ ग्रेट माइंड सेट, ठीक है। मैं पाकिस्तान में बैठे हुए पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उनको बीट कर रहा हूँ, ठीक है। सऊदी अरब की मैंने एग्जांपल बताई आपको, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के एग्जांपल है। मेरे कई स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। हमारा ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके सरमाया के रिव्यूज़ देख लें, 4.8 4.9 रेटिंग्स आफ्टर 2000 रिव्यूज़ हैं। सब तकरीबन 4,500 स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह 3 सालों के अंदर। सो ये इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज एक एक चीज़ को हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है। सो ये हमेशा जेहन में रखें, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट, यू जस्ट हैव टू चेक इन योर सेल्फ कि किस तरीके से आपने देखना है। और जब आप ये चीज़ जानना शुरू हो जाएंगे तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये पाकिस्तान हो चाहे जैसे कि यहाँ पे आपको, मैं तो यहाँ पे कहता हूँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, कोर्स के थ्रू आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हो। यस एब्सोल्युटली, दैट आई हैव एक्सपीरियंस। सो ये चीज़ हमेशा कॉन्फिडेंस रखें और स्काई इज़ द लिमिट, और अपने आप को कमतर ना समझें। वी एज अ पाकिस्तानी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और हमारे पास यूथ है, यू कैन यूज़ दिस स्किल्स को डेवलप करें और आगे एक्सेल करें। ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।